बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 10 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 10 सफ़ा नंबर 195 से। डॉक्टर मॉर्सन आएंगे, जरूर आएंगे। ये हमारी जमीन नहीं है कि वो जमीनी रास्ते या फिर किसी तेज रफ्तार त्यारे से उड़ते हुए हमारे पास पहुंच जाए और उन्हें तमाम रास्तों को बखूबी इल्म भी हो। ये स्पेस है और स्पेस में कोई रास्ता भी महसूस नहीं होता और जरा सी बेहतियाती स्पेसशिप को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर मॉर्सन का स्पेसशिप किसी और समत में चला गया हो और वो हमें हला में किसी और जगह तलाश कर रहे हो और दूर निकल जाने की वजह से ट्रांसमीटर सिग्नल्स आउट ऑफ कवरेज, आउट ऑफ रेंज हो गए हो, जिसकी वजह से उनसे कोई राब्ता न हो रहा हो। डॉक्टर जबरान ने कहा, लेकिन वो आउट ऑफ रेंज कैसे हो सकते हैं? जिस ट्रांसमीटर पर हमारी उनसे बात होती है उसमें बकायदा ट्रैक सर्चर डिवाइस लगी हुई है जिससे वो आसानी से हम तक पहुंच सकते थे। शुगरानी की साइंसदान शी ची ने कहा, जो कि एक लेडी साइंसदान थी। ये मत भूले लेडी शी ची, डॉक्टर मॉर्सन ने इस वक्त स्पेसशिप में सर्चिंग करने वाले निजाम को ऑफ कर रखा है। हमारे और उनके स्पेसशिप के बारे में डॉक्टर एक्स उसके स्पेस स्टेशन M1 और M2 के मास्टर कंप्यूटर्स को भी सुराग न मिल सकेगा। अगर ये ना होता तो अब तक डॉक्टर एक्स हमें पकड़ने के लिए रोबोट्स की पूरी फोर्स यहाँ भेज चुका होता। जबरान ने मुंह बनाकर कहा, डॉक्टर जबरान ठीक कह रहे हैं, हम हवाई साइंसदान हैं, इसलिए ना हमें स्पेसशिप उड़ाने का कोई तजर्बा है और ना ही डॉक्टर मॉर्सन को। उन्होंने और हमने मिलकर स्पेसशिप तब्दीली के जो काम किए थे, हो सकता है कि दोनों स्पेसशिप में ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से हमारा स्पेसशिप हवाई हादसे का शिकार हो गया और इस तरह हो सकता है डॉक्टर मॉर्सन भी रास्ता भटक गए हों। क्रांस के साइंसदान प्रोफेसर ओकारा ने डॉक्टर जबरान की हिमायत करते हुए कहा, ओह, इस तरह तो वो भी हमारी तरह से स्पेस में भटक रहे होंगे। सातवें साइंसदान डॉक्टर ऑर्गस ने कहा, उसका ताल्लुक कारमन से था। हाँ, 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उनका हमसे राब्ता नहीं हो रहा। इसका तो यही मतलब हो सकता है कि वो हवा में कहीं भटक गए हैं और उन्हें हमारे स्पेसशिप का पता नहीं चल रहा है। नवे साइंसदान डॉक्टर हौजक ने परेशानी के आलम में कहा, उसका ताल्लुक ग्रेटलैंड से था। ओ, मुझे तो लग रहा है डॉक्टर मॉर्सन भी हमारी तरह हला के कैदी बन गए हैं। ग्रेटलैंड के ही दूसरे साइंसदान सर होम्स ने कहा, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। हम अब स्पेसशिप में इस तरह भटकते रहे तो मौत हमें इंतहाई खौफनाक अंदाज में दबोच लेगी, क्योंकि हमारे पास अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वाफर मिकदार में TS गोलियां हैं और यहाँ ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ये गोलियां खत्म हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? ये गोलियां हमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हफ्तों तक ही विटामिन और प्रोटीन मुहैया कर सकती हैं। लेडी शीची ने कहा, मुझे इन गोलियों से ज्यादा डॉक्टर एक्स की फिक्र है। अगर हम जल्द से जल्द जमीन पर न गए तो डॉक्टर एक्स के रोबोट्स हमें तलाश करते करते यहाँ आ जाएंगे और इस बार अगर हम डॉक्टर एक्स के हाथ लग गए तो फिर वो हमारा इंतहाई भयानक हशर करेगा। डॉक्टर हौजक ने खौफ भरे लहजे में कहा, तो फिर क्या किया जाए? हम में से कोई भी इन स्पेसशिप का एक्सपर्ट नहीं है। स्पेसशिप के मॉनिटर से हमें ये जरूर पता चल रहा है कि स्पेसशिप के किस हिस्से में फॉल्ट है,
स्पेस शिप की मेन बैटरियों में चंद वायर्स अलग हुए हैं। हम कोशिश करें तो इन वायर्स को बाहर जाकर जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बैटरियां डाउन हो चुकी हैं, हम इन्हें चार्ज कैसे करेंगे? इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए हमें महसूस चार्जर दरकार होंगे, जो डॉक्टर एक्स या डॉक्टर मॉर्सन के पास है। जब तक डॉक्टर मॉर्सन वो चार्जर लेकर यहाँ नहीं आ जाते, हम उनका इंतजार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर जबरान ने कहा, अगर ये इंतजार कभी खत्म ना हुआ तो? डॉक्टर भास्कर ने कहा, तो फिर यही स्पेसशिप ही हमारा मदफन होगा। डॉक्टर जबरान ने कहा, इससे तो बेहतर था कि हम डॉक्टर एक्स के M2 में ही काम करते रहते। जब उसका काम पूरा हो जाता तो वो शायद हमें वापस हमारी दुनिया में जाने की इजाजत दे देता। लेकिन अब हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं रहे। अब हम ना डॉक्टर एक्स के M2 में जा सकते हैं, ना ही वापस अपनी दुनिया में। अब हमें आखिरी सांसों तक हला में ही रहना पड़ेगा, बल्कि मरने के बाद भी शायद हमारी लाशें स्पेसशिप में हला में भटकती रहेंगी। डॉक्टर फ्रेंचॉफ ने कहा। उनके लहजे से शदीद मायूसी टपक रही थी। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम डॉक्टर एक्स या उसके दूसरे स्पेसशिप के रोबोट से बात कर सकें, और उनसे कोई ऐसी उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि वो यहाँ हमारी मदद के लिए ही कोई आ सकता है। लेडी शी जी ने भी मायूसी के आलम में कहा, मायूस होना गुनाह है, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा यहाँ से निकलने का कोई न कोई जरिया जरूर बन जाएगा। डॉक्टर जबरान ने कहा, काश कि आपकी बात सच हो। डॉक्टर भास्कर ने एक सर्द आह भरकर कहा, अगर बैटरियों के वायर्स हम जोड़ने की कोशिश करें तो क्या हमारा मसला हल हो सकता है? अचानक क्रांस के साइंसदान डॉक्टर ओकारा ने कहा, तो सब चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? डॉक्टर आर्गस ने हैरत भरे लहजे में कहा, मॉनिटर स्क्रीन पर जिन बैटरियों के वायर्स टूटने का कौशन मिला है, अगर हम में से कोई बाहर जाकर इन्हें जोड़ दे तो हो सकता है कि हम इस स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम फिर से ऑन कर लें और हमें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। डॉक्टर ओकारा ने कहा, मॉनिटर स्क्रीन पर बैटरियां डाउन होने का भी कौशन आ रहा है। वायर्स को तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन हम बैटरियां कैसे चार्ज करेंगे? डॉक्टर होगोशावा ने मुंह बनाकर कहा, हो सकता है कि बैटरी में इतनी पावर मौजूद हो कि वो कंट्रोलिंग सिस्टम को ऑन कर दे। एक बार अगर कंट्रोल सिस्टम ऑन हो गया तो कंट्रोल सिस्टम से पैदा होने वाली पावर इन बैटरी को भी तो चार्ज कर सकती है। डॉक्टर ओकारा ने कहा, ओह हाँ, ऐसा हो सकता है। बैटरियां डाउन जरूर हुई हैं, डेड नहीं। इनमें अभी कुछ न कुछ पावर जरूर होगी। अगर बैटरियों में थोड़ी सी भी पावर बाकी हुई तो हम इससे कंट्रोलिंग सिस्टम जरूर ऑन कर सकते हैं, और जिस तरह से आम गाड़ियों को धक्का देकर स्टार्ट किया जाता है, इसी तरह हम कंट्रोलिंग सिस्टम को भी झटके देकर स्टार्ट कर लेंगे। तो इससे स्पेसशिप भी झटकों की मदद से आगे बढ़ेगा, और उसके आगे बढ़ने का मतलब यही होगा कि जैसे उसे पीछे से धकेला जा रहा है, ऐसी सूरत में स्पेसशिप की मशीनें स्टार्ट हो सकती हैं, और एक बार मशीनरी स्टार्ट हो गई तो फिर ये स्पेसशिप दोबारा हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। डॉक्टर रेमंड ने कहा, लेकिन मसला ये है कि स्पेसशिप की बैटरियां अगले हिस्से में लगी हुई हैं, और इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। लेडी शी जी ने कहा, ये काम हम में से ही किसी को करना पड़ेगा। यहाँ रुक कर और सिसक कर मरने से बेहतर है कि हम जिंदा रहने की कोशिश करते हुए हलाक हो। अगर हमारी मौत हला में ही बनी हुई है तो हम में से कोई भी इस होनी को किसी सूरत में नहीं टाल सकता। डॉक्टर जबरान ने कहा, तो क्या आप जाएंगे स्पेसशिप से बाहर? डॉक्टर भास्कर ने घबराहट भरे लहजे में कहा, मेरे अकेले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वायर्स जोड़ने के लिए 2 अफराद की जरूरत होगी। डॉक्टर जबरान ने कहा, वो तो आपके साथ मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन हम बाहर खुद को संभालेंगे कैसे?
स्पेसशिप ऑफ होने के बावजूद स्पेसशिप में हवा में तेजी से तैरता हुआ जा रहा है। हमारे पास रस्सियां तो है नहीं कि हम उसको बांध कर रख सकें। हमारी जरा सी गलती हमें स्पेसशिप से दूर ले जाएगी और फिर हमारी वापसी का कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। डॉक्टर हॉजक ने कहा, जो भी है, स्पेसशिप के चारों तरफ होल्डिंग रॉड्स हैं। हम इन होल्डिंग रॉड्स को पकड़ते हुए, उन पर कदम जमाते हुए अकब में जा सकते हैं। हमें सिर्फ ये एहतियात करनी पड़ेगी कि हमारे हाथों से होल्डिंग रॉड्स न छूटें। डॉक्टर जबरान ने कहा, देख लें, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो जरूर। कुछ ना हो जाने से कुछ हो जाना तो अच्छा ही है। डॉक्टर फ्रेंचोफ ने कहा, तो फिर आए डॉक्टर हॉजक, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम आसानी से स्पेसशिप के अगले हिस्से में चले जाएं तो ठीक, वरना वापस आ जाएंगे। डॉक्टर जबरान ने कहा, चलें। सर होम्स, आप हमें यूं टूल किट दे दें। डॉक्टर जबरान बाहर जाकर वायर जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वाकई हमारा मसला हल हो जाए और हमारा स्पेसशिप ऑर्डर में आ जाए। डॉक्टर हॉजक ने कहा तो सर होम्स ने सर हिला दिया और उन्होंने अपनी सीट के साथ लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक उनका जिस्म हल्का फुल्का हो गया और उन्होंने सीट बेल्ट खोलकर उनका जिस्म सीट से यूं उठ गया जैसे गुब्बारा ऊपर उठ जाता है। वो सब जिन सीटों पर बैठे हुए थे उन सीटों में कशिश शकल जैसी रेस मौजूद थी, जिसकी वजह से वो सब इत्मीनान से अपनी सीटों पर जमकर बैठे रह सकते थे। डॉक्टर एक्स की स्पेसशिप में लगे हुए होल्डिंग रॉड्स पकड़ने में स्पेसशिप के अकबी हिस्से में वो तैरते चले गए। अकब में जाकर उन्होंने हैंडल घुमाकर स्पेसशिप का केबिन वाला हिस्सा खोला और उसके अंदर चले गए। उधर डॉक्टर जबरान और डॉक्टर हॉजक ने भी अपनी सीट बेल्ट्स खोलना शुरू कर दी और वो भी ऊपर उठ आए थे और उन्होंने भी मुड़कर अकबी तरफ तैरना शुरू कर दिया जिस तरफ सर होम्स गए थे। हम आपके लिए दुआ को रहेंगे डॉक्टर जबरान। डॉक्टर हॉजक, लेडी शीची ने कहा तो वो इन दोनों ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिए और फिर वो दोनों उसी कैबिन में दाखिल हो गए जिसमें सर होम्स गए थे। मुझे तो अब ये दोनों वापस आते हुए दिखाई नहीं देते, डॉक्टर भास्कर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए, लेडी शीची ने मुंह बनाकर कहा। आप हाँ नाराज हो रही हैं। मैंने तो यूं ही एक जनरल सी बात की है। जब तक हम स्पेसशिप में महफूज हैं, जब तक हैं तब तक महफूज हैं। स्पेसशिप से बाहर जाना मेरे ख्याल में हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। डॉक्टर भास्कर ने कहा, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए गए हैं। हमें वाकई उनके बारे में बुरी नहीं बल्कि अच्छी सोच रखनी चाहिए। डॉक्टर मार्कस ने कहा तो डॉक्टर मार्कस ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। डॉक्टर जबरान और डॉक्टर हॉजक जब दूसरे कमरे में आ गए तो उन्होंने सर होम्स को अपने कांधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांधते और सर पर शीशे का एक बड़ा सा ग्लोब चढ़ाते हुए देखा। अरे सर होम्स, आप क्यों तैयार हो रहे हैं? आप हमें टूल किट दे दें, बाहर जाके सारा काम हम देख लेंगे। डॉक्टर जबरान ने कहा, नहीं डॉक्टर जबरान, आप यहीं रुके, मैं और सर हॉजक बाहर जाकर इन बैटरी को चेक करेंगे, क्योंकि मैं और डॉक्टर हॉजक जानते हैं कि बैटरियां स्पेसशिप के किस हिस्से में हैं और उनके कौन कौन से वायर एडजस्ट करने हैं। क्यों डॉक्टर हॉजक? सर होम्स ने कहा, यस डॉक्टर जबरान, सर होम्स ठीक कह रहे हैं। जब हम स्पेसशिप से फरार होने वाले थे तो मैंने और सर होम्स ने ही स्पेसशिप की जांच पड़ताल की थी और हमने स्पेसशिप का वो हिस्सा भी खोलकर देखा था जहां बैटरियां लगी हुई थी। बैटरियों के वायर्स और उनके एडजस्टमेंट पर हमने खसूसी तवज्जो दी थी। इसलिए अगर मैं और सर होम्स जाएंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। मुझे आपको समझाने और आपसे काम लेने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर हॉजक ने कहा तो डॉक्टर जबरान ने उस बात में सर हिला दिया। ठीक है, जैसा मुनासिब समझे। डॉक्टर जबरान ने कहा तो सर होम्स के कहने पर कैबिन के एक हिस्से से डॉक्टर हॉजक
ऑक्सीजन सिलेंडर निकालकर अपने कांधों पर लादा और फिर उन्होंने भी सर होम्स जैसा शीशे का बना हुआ बड़ा सा ग्लोव पहन लिया। उन सब ने पहले ही हवाई लिबास पहने हुए थे, इसलिए ग्लोव उनके लिबास के महसूस हिस्सों के साथ एडजस्ट हो गया था। सर होम्स के हाथ में एक टूल किट थी। वो दोनों साइड के दरवाजे की तरफ बढ़े। ये एयर टाइट दरवाजा था, जिसकी दूसरी तरफ एक और कैबिन बना हुआ था और इस कैबिन की दूसरी तरफ बैरूनी दरवाजा था, जहां से वो बाहर निकल सकते थे। सर होम्स के कहने पर डॉक्टर जबरान ने साइड की दीवार पर बना हुआ एक बटन प्रेस किया तो सिरर की आवाज के साथ ही कैबिन का दरवाजा खुल गया। कैबिन इतना छोटा था कि उसमें 2 अफराद से ज्यादा खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी। सर होम्स और डॉक्टर हॉजक जब कैबिन में दाखिल हो गए तो उन्होंने इशारे से डॉक्टर जबरान को कैबिन का दरवाजा बंद करने का कहा। तो डॉक्टर जबरान ने एक तवील सांस लेते हुए कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही कैबिन का दरवाजा बंद हुआ, सर होम्स और सर हॉजक ने अपने रुख मोड़े दूसरे दरवाजे की जानिब, जिससे वो स्पेसशिप से बाहर निकल सकते थे। डॉक्टर होम्स और डॉक्टर हॉजक ने जो शीशे के ग्लोव पहन रखे थे, उसमें से वो न सिर्फ आसानी से सांस ले सकते थे, बल्कि उन ग्लोव्स में स्पीकर और माइक भी लगे हुए थे, जिनसे वो एक दूसरे की बात सुन सकते थे और बात भी कर सकते थे। चलें, डॉक्टर हॉजक ने सर होम्स की तरफ इशारतन नजरों से देखते हुए कहा। यस डॉक्टर हॉजक, दरवाजा खोल दो। सर होम्स ने डॉक्टर हॉजक की बात सुनकर उस बात में सर हिलाया और फिर उन्होंने दरवाजे की साइड पर लगा हुआ एक रॉड पकड़ा और दूसरे हाथ से दरवाजे की साइड पर लगा हुआ एक हैंडल पकड़कर उसे एक झटके से नीचे खींच दिया। जैसे ही उन्होंने हैंडल नीचे किया, सिरर की आवाज के साथ दरवाजा 2 हिस्सों में तकसीम होकर दाएं बाएं दीवारों में धंसता चला गया। दरवाजा खुला तो उन्हें एक जोरदार झटका सा लगा। वो दोनों पीछे की तरफ गिरते गिरते संभल गए। उन दोनों ने ही साइड के हैंडल्स पकड़ रखे थे। जिस बुरी तरह से उन्हें झटका लगा था, वो उसी कुव्वत से पीछे दरवाजे से टकराकर उलट भी सकते थे। चलो बाहर चलो, सर होम्स ने कहा और डॉक्टर हॉजक ने इस बात में सर हिला दिया और उन्होंने दरवाजे के बाहर रॉड पकड़ते हुए और लहराते हुए बाहर निकल गए। बाहर आते ही उनके ऊपर की तरफ उठे हुए सर से उन्होंने देखा कि बाहर रॉड्स लगे हुए थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए दूसरे हाथ से भी रॉड पकड़ा। स्पेसशिप के चारों तरफ लंबे लंबे रॉड्स लगे हुए थे, जिससे स्पेसशिप के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा गया था। ये रॉड्स स्पेसशिप के अतबी हिस्से से होते हुए आगे की तरफ जाते थे और इनका स्पेसशिप चूंकि बैजवी शक्ल का था, इसलिए रॉड्स स्पेसशिप की दीवारों के साथ जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि दीवारों से कदरे फासले पर थे। ये फौलाद के बने हुए थे और 3 इंच कुतर के पाइपों जितने मोटे थे। ये चूंकि चारों तरफ बराबर फासले पे लगे हुए थे, इसलिए दोनों साइंसदान उन्हें आसानी से पकड़ भी सकते थे और उनके पर पांव रखकर आगे भी बढ़ सकते थे। डॉक्टर हॉजक ने ऊपर मौजूद एक रॉड पकड़ा और उससे नीचे मौजूद दूसरे रॉड पर अपना पांव रखकर उनसे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर हॉजक ने ऊपर मौजूद एक रॉड पकड़ा और नीचे पड़े हुए दूसरे रॉड पर अपने पांव जमा लिए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेसशिप के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। उनके जाते ही सर होम्स भी स्पेसशिप से बाहर निकल आए और उन्होंने भी डॉक्टर हॉजक की तरह एक रॉड पकड़ा। वो एक हाथ से रॉड पकड़ते और दूसरे रॉड पर पांव रखते हुए आगे बढ़ते जाते। उन्होंने हाथ बढ़ाकर स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर दिया था और फिर वो डॉक्टर हॉजक के ही पीछे चलने लगे। उन्होंने टूल किट कमर और पेट पर मौजूद बेल्ट से लटका रखी थी। स्पेसशिप चुपके हवा में तेजी से आगे तैरता चला जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने जिस्म
स्पेसशिप के साथ लगा रखे थे और धीरे धीरे स्पेसशिप की टेल की तरफ खिसकते जा रहे थे। अभी वो टेल के करीब ही पहुंचे थे कि अचानक उनके ग्लोब्स में मौजूद स्पीकरों में डॉक्टर जबरान की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर होम्स, डॉक्टर हॉजिक, आप दोनों हैरियत से हैं ना? अचानक उन्हें डॉक्टर जबरान की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जिन्होंने स्पेसशिप के अंदर से माइक पर राब्ता किया था। हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन आपकी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? सर होम्स ने कहा। मैंने आपको ये बताने के लिए राब्ता किया है कि हमें दूर से छोटे छोटे शहाब साकिब का एक बहुत बड़ा झमघटा इस जानब आता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारा स्पेसशिप भी तेजी से उसी जानब बढ़ता चला जा रहा है। आप फिलहाल बैटरी को भूल जाएं और जल्द से जल्द वापस स्पेसशिप में आ जाएं। शहाब साकिब से स्पेसशिप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोई एक शहाब साकिब भी आप दोनों में से किसी को लग गया तो उससे बराह रास्त नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर जबरान ने परेशानी के आलम में कहा और उसकी बात सुनकर सर होम्स और डॉक्टर हॉजर के चेहरों पर भी तशवीश के तासरात नमूदार हो गए। कितने फासले पर है शहाब साकिब का ये झमघटा? सर हॉजर ने परेशानी के आलम में पूछा। ज्यादा दूर नहीं है, आप बस जल्द वापस आ जाएं। जबरान की आवाज सुनाई दी। होम्स ने रॉड्स दोनों हाथों में मजबूती से पकड़े और पीछे करके स्पेसशिप की अगली तरफ देखने लगे। दोनों दूसरे ही लम्हे उनके चेहरे पर शदीद परेशानी के तसरात उभर आए। सामने स्याह रंग के शहाब साकिब के छोटे छोटे टुकड़ों का एक बहुत बड़ा झमघटा दिखाई दिया। स्पेसशिप वाकई तेजी से उस झमघटे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ओह, जल्दी वापस चलो डॉक्टर हॉजिक, शहाब साकिब ज्यादा दूर नहीं है, सर होम्स ने चीखते हुए कहा और उनकी बात सुनकर डॉक्टर हॉजिक के चेहरे पर भी घबराहट के आसार दिखाई देने शुरू हो गए। सर होम्स ने तेजी से वापस दरवाजे की जानब बढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो दरवाजे के नजदीक ही पहुंचे थे कि अचानक शाई शाई की तेज आवाजों के साथ उनके इर्द गिर्द से स्याह रंग की छोटी छोटी कंकरियां तेज से गुजरती चली गईं। उनमें से कई कंकरियों जैसे शहाब साकिब के टुकड़े स्पेसशिप से भी टकराए थे और उन टुकड़ों के टकराने से एक हल्का सा धमाका होता था और चिंगारियां सी पैदा होती थी। कंकरियां जैसे स्याह टुकड़ों की शाई शाई की आवाजों के साथ अपने करीब से गुजरते देख सर होम्स और सर हॉजर के तो रंग उड़ गए और वो रॉड्स और स्पेसशिप की दीवारों के साथ चिपक से गए। स्पेसशिप चंद ही लम्हों में शहाब साकिब के झमघटे में दाखिल हो गया था और अब सर होम्स और डॉक्टर हॉजर को मुसलसल शाई शाई की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। कंकर इतनी तेजी से उनके करीब से गुजर रहे थे कि उन्हें अब रॉड्स और स्पेसशिप की दीवारों से अलग होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो छिपकलियों की तरह दीवारों से चिपक गए थे। शुरू में कंकरियों की तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्पेसशिप जो जो आगे बढ़ता जा रहा था शायद शायद तेज होती जा रही थी। अब छोटी कंकरियों के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे थे और उनके स्पेसशिप से टकराने से और तेज धमाके होने शुरू हो गए थे। डॉक्टर एक्स ने शायद ये स्पेसशिप ऐसे हार्ड मेटल से बनवाया था जिन पर इन जैसे छोटे बड़े शहाब साकिबों का कुछ ज्यादा असर नहीं होता था, वरना स्पेस में मौजूद शहाब साकिब की एक कंकर भी किसी स्पेसशिप से टकरा जाए तो उसका स्पेसशिप तबाह हो जाता था। इसलिए जमीन से जाने वाले हवाई जहाज खास तौर पर ऐसे रूट्स का इंतखाब करते थे जहां शहाब साकिबों के होने का एहतमाल ही न हो। स्पेसशिप के अंदर से डॉक्टर जबरान चीख कर उन्हें स्पेसशिप के अंदर आने का कह रहे थे, लेकिन शहाब साकिब उनके करीब तेजी से गुजर रहे थे, जिनकी शान की आवाजें इस कदर तेज थीं कि स्पीकर ग्लोब्स के अंदर होने वाली बातचीत उन दोनों को डॉक्टर जबरान की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर तक स्पेसशिप शहाब साकिब के झमघटे से गुजरता रहा और फिर अचानक
शाई शाई की आवाजें आना बंद हो गई। सर होम्स और डॉक्टर हॉजक ने जब महसूस किया कि इनका स्पेसशिप शहाब साकिब के झमघटे से निकल गया है, तो सर होम्स ने डरते डरते अपना सर उठाया और एक बार फिर फ्रंट की तरफ देखने लगे। सर होम्स ने सर पीछे किया ही था कि एक शहाब साकिब का टुकड़ा गोली की रफ्तार से उनके सर पर चढ़े हुए ग्लोब से टकराया। एक जोरदार छनाका हुआ और शीशे का बना हुआ ग्लोब फटकर बिखरता चला गया। जैसे ही ग्लोब फटा, सर होम्स के हलक से एक जोरदार चीख निकली और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनकी गर्दन में फंदा सा पड़ गया हो। दूसरे ही लम्हे उनका रंग पहले सुर्ख और फिर स्याह होता चला गया। उनके हाथ रॉड से छूट गए थे और उलटने ही लगे थे कि डॉक्टर हॉजक ने चीखते हुए अचानक झपटकर उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर हॉजक ने सर होम्स का हाथ पकड़ा ही था कि उसी लम्हे जगह बाद दीगरे कई शहाब साकिब के टुकड़े आए और सर होम्स और डॉक्टर हॉजक के जिस्मों से एक साथ टकराए। हलाई लिबास में होने के बावजूद डॉक्टर हॉजक को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में मशीन गन की कई गोलियां गरम सलाहों की तरह उतर गई हों। उनके मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और उनके हाथ से न सिर्फ सर होम्स का हाथ छूट गया, बल्कि उन्होंने जिस हाथ से रॉड पकड़ रखा था वो भी छूट गया। दूसरे ही लम्हे वो दोनों स्पेसशिप से अलग हुए और बिजली की तेजी से हवा में उलटते पलटते चले गए। उनका स्पेसशिप ऑन न होने की वजह से उनसे इंतहाई तेज रफ्तारी से दूर होता चला गया। सर होम्स तो ग्लोब टूटते ही हलाक हो चुके थे और डॉक्टर हॉजक, जिनके सर पर अभी भी ग्लोब मौजूद था, उनके चेहरे पर इंतहाई तकलीफ और अजियत के साथ साथ मौत का खौफ भी तारी हो गया था। वो हवा में तरह तरह से हाथ पैर मारते हुए जा रहे थे और स्पेसशिप को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। नया पैराग्राफ। इमरान ऑपरेशन थिएटर से निकला तो उसके चेहरे पर मायूसी के तासरात नुमाया थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के साथ अम्मा बीवी मौजूद थीं, जो एक बेंच पर बैठी तस्बीह हाथ में लिए मुसलसल विर्द कर रही थीं। इमरान जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, जूलिया, सफदर और बाकी सब चौंक कर इसकी जानब देखने लगे और तेजी से उसकी तरफ लपके। उन सबको जूलिया ने कॉल करके बुला लिया था। तनवीर की हालत के बारे में चौहान और हावर ने उन्हें सारी तफसील बता दी थी, जिसे सुनकर वो सब परेशान होकर रह गए थे। जूलिया को भी सारी तफसील इन दोनों से ही मालूम हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इन सब के साथ वहां क्रास्टी भी मौजूद थी, जो पिछले कई माह से अक्रेनिया में अपने भाई सीकॉक के पास निजी काम के सिलसिले में गई हुई थी। वो अब वापस लौट आई थी। क्रास्टी का यहाँ अपना फ्लैट भी था, लेकिन चूंकि वो कई माह के बाद लौटी थी, इसलिए वो अपने फ्लैट में जाने की बजाय जूलिया के पास चली गई थी और पिछले कई रोज से जूलिया के साथ ही रह रही थी। वो क्रास्टी को अपने साथ कोठी नहीं ले गई थी, इसलिए वो फ्लैट में अकेली थी। अम्मा भी के साथ अस्पताल जाते हुए जूलिया ने कुछ लम्हे के लिए सेल फोन ऑन करके क्रास्टी को कॉल करके उसे तनवीर के बारे में बता दिया था। तो क्रास्टी ने भी फारूकी अस्पताल पहुंचने में देर नहीं लगाई थी और अब वो उन सब के साथ वहीं पर थी। इमरान जूलिया और अम्मा भी से पहले अस्पताल पहुंच गया था और उसने डॉक्टर फारूकी से कहकर तनवीर को एक बार फिर से रूम से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करा लिया था, ताकि वो इसके दिमाग का खुद जायजा ले सके और जरूरत पड़ने पर वो इसके दिमाग का ऑपरेशन कर सके। इमरान डॉक्टर फारूकी के साथ काफी देर तक ऑपरेशन थिएटर में रहा था और उसने तनवीर के दिमाग का ऑपरेशन भी किया था। वो काफी हद तक तनवीर के दिमाग की बंद रगें खोलने में कामयाब हो गया था। इमरान ने चंद साइंसी आलात भी वहां मंगवाए थे, जिनकी मदद से उसने तनवीर के दिमाग की स्कैनिंग की थी और इस स्कैनिंग से इमरान का खदशा दुरुस्त साबित हो गया था कि तनवीर के दिमाग पर रेडियई लहरों का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से
اس کا دماغ بری طرح سے متاثر ہوا تھا اور اس کے ہوش میں آنے کے امکانات واقعی بے حد کم ہو گئے تھے۔ عمران نے تنویر کے دماغ کا جس حد تک آپریشن کیا تھا اس سے تنویر کی زندگی کے چانس کافی حد تک بڑھ گئے تھے، لیکن عمران کی بھی لاکھ کوششوں کے باوجود تنویر کے سوئے ہوئے دماغ کو وہ نہیں جگا سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی ڈاکٹر فاروقی کی طرح مایوس سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ تنویر ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ صفدر نے عمران کی جانب بے چینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے ڈاکٹر فاروقی کے ساتھ مل کر تنویر کو ہوش میں لانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، لیکن عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے لیکن کہنے پر ان سب کے چہروں پر تشویش کے سائے لہرانا شروع ہو گئے۔ عمران کے چہرے پر موجود مجوسی نے انہیں پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ وہ کوئی خوشی کی خبر نہیں لایا ہے۔ لیکن کیا؟ چوہان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی کنڈیشن وہی ہے، وہ بے ہوش ہے اور اس کے ہوش میں آنے کا ابھی کوئی امکان نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا تو ان سب کے چہرے سست پڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔